हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम 24x7 पर। स्टूडेंट, आज हम वीडियो लेक्चर फिजिक्स के एमसीक्यू हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे। इसके भी हम कुल 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 20-20 क्वेश्चन में, 20-20 सेट्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। If both the mass and velocity of the substance are doubled from their magnitude, then what will be the kinetic energy? यदि पदार्थ का द्रव्यमान और वेग दोनों उसके परिमाण से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? ऑफ एम वी स्क्वायर। अभी कह रहा है कि मास को भी डबल कर दिया जाए और वेलोसिटी को भी डबल कर दिया जाए ना, तो नई जो गतिज ऊर्जा निकल के आएगी हमारे पास स्क्वायर, यहाँ से क्या निकलेगा? 2m इंटू 4v स्क्वायर, तो इस दो की गुणा करके बाहर निकाल लेंगे 8 हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि ये है। तो हमारी नई काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आएगी? 8 टाइम्स। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A man standing at the top of the tower has two spheres, A and B. He drops spheres A downward and at the same time throw sphere B horizontally. Okay. Which of the following statement is correct? एक टावर के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास दो गोले हैं, ठीक है, ए और बी। ठीक है, वह गोले एक को नीचे की ओर गिराता है, ठीक है, और साथ ही गोले बी को क्षैतिज रूप से फेंकता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही होगा? ये इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, है ना। ये मान लीजिए एक टावर है, इस पे ये पर्सन खड़ा हुआ है, अपने हाथ में इस पे एक को देकर, है ना, उसको वो नीचे गिरा देता है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है। तो वो जो दूसरा गोला है, जो इसके दूसरा गोला है वो उसको हॉरिजॉन्टल थ्रो कर देता है, ठीक है। तब ये पूछ रहा है ये दोनों गोले धरती पर कब पहुंचेंगे, ठीक है। देखिए, इसको सीधे के सीधे छोड़ देता है। मान लीजिए ये यहाँ से ये हाइट h है, दोनों ही हाइट h हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला ut प्लस हाफ gt इसका। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, पकड़ के रखा हुआ बस जस्ट छोड़ देता है, ठीक है। तो h बराबर हाफ gt स्क्वायर, यहाँ से हम टाइम निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। तो t जी आ जाएगा नीचे, टी स्क्वायर था, स्क्वायर को हम हटाएंगे तो ये आगे अंदर, ठीक है। हमारे गोले बेपेर होते हैं, देखिए हाइट इसकी h ही हो गई, ठीक है। अब गोले को एक u हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, तो इस पे जो है इसके एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा u
वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये इस समय 0 है, इसने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया हुआ है ना, तो हम इसका यू एक्स पर लेते हैं कि भाई कोई स्पीड होगी ये इसके कोई काउंटर में तो है नहीं, लेकिन ये जो यू वाई है ये तो 0 हो गया है ना, धीरे 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 हमारा नीचे आएगा, तो इसको एच बराबर यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इस तरह से हाफ जी टी, इसको हम 2 ले लेते हैं, तो इसको भी सॉल्व करेंगे टी टू एच अपॉन जी रूट टू, तो यहाँ से हम देखते हैं कि T1 और जो हमारा T2 था वो दोनों ही सेम है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो गोला है वो दोनों ही एक ही समय पर पहुंचेंगे, बोथ द स्फीयर्स विल रीच एट द अर्थ साइमल्टेनियसली, दोनों गोले एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, two specific temperature of gases are related by, गैसों के दो विशिष्ट तापमान संबंधित है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर जे। ठीक है, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर अपॉन जे। सी पी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, सीपी की वैल्यू हमेशा सीवी से ज़्यादा ही रहती है, एयर की कंडीशन में सीपी की वैल्यू होती है 1.05 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, और सीवी की वैल्यू एयर में कितनी होती है, एयर की कंडीशन में, ठीक है, 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। इसी तरह से सीपी अपॉन सीवी की वैल्यू 1.41 होती है एयर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance time graph of a object moving at a constant speed is 1, स्थिर गति से गतिमान किसी वस्तु की दूरी समय ग्राफ 1 है। देखिए स्पीड को ये एक दे दिया इसने, है ना, ये मेरा स्पीड होगा, इसकी वैल्यू 1 दे दी, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय, यहाँ पे हमें एक वैल्यू दे दी है स्पीड की, तो डिस्टेंस अपॉन के टाइम क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू टी, यानी कि जितनी दूरी तय करेगा उतना ही उसे समय लगेगा, है ना, तो ये कंडीशन कब होगी, इसका स्लोप तो जो है एक सीधी रेखा में आगे बढ़ेगा, ये डिस्टेंस होगी और इधर ये टाइम होगा, तो इसका ग्राफिक सीधी रेखा में बढ़ेगा, कैसे कि जितनी में दूरी तय करेगा उतने ही उसमें परिमाण में ये टाइम ट्रेवल करेगा, ऐसे ही सेम दूरी और सेम टाइम लगेगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, How does cooling take place in a refrigerator? रेफ्रिजरेटर में शीतलन कैसे होता है,
बी ए बाय आइस स्टोर इन फ्रीजर, फ्रीजर में जमा बर्फ से। बाय सडन एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेस्ड गैस, संपीड़ित गैस के अचानक विस्तार से। बाय वेपोरेशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, अस्थिर तरल के वाष्पीकरण से। नोट बाय एनी ऑफ इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पूरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे काम करता है वो समझना पड़ेगा। देखिए उस कंपोनेंट जो लगे रहते हैं, ये होता है हमारा कंप्रेसर, है ना। ठीक है, कंप्रेसर क्या करता है कि लो प्रेशर, इसको थोड़ा सा कंप्रेसर क्या करता है, लो प्रेशर, ये लो प्रेशर वेपर होता है हमारा, उसको वो हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट करता है ना। कंप्रेसर जो है देखिए, ये तो गैस पर या उसके सिमिलर पर ही, लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकता कि उसका प्रेशर को बढ़ा देगा। ये जो गैस होगी उसको ही कंप्रेस करके उसके प्रेशर को बढ़ा सकता है। तो यहाँ क्या हो गया, ये कंप्रेसर लो प्रेशर वेपर को हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद ये जाता है वेपोरेटर में, इस तरह से हो गया। ये वेपोरेटर होता है हमारा, सॉरी कंडेंसर होता है ये हमारा, कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर क्या होता है कि ये हीट ट्रांसफर करता है टू एटमॉस्फेयर, यानी कि हीट रिजेक्शन किया इसने। ये जो है हाई प्रेशर वेपर हो गया है, इसका हीट रिजेक्शन करता है यहाँ पे। उससे क्या होता है, हीट रिजेक्शन करने से जो हाई प्रेशर हमारे पास वेपर था, हाई प्रेशर वेपर को ये हाई प्रेशर लिक्विड, फ्लूइड में चेंज कर देता है। यहाँ पे फेस चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक एक्सपेंशन वाल लगा रहता है। चेंज नहीं हो रहा, हम एक एक्सपेंशन वाल बना लेते हैं इस तरह का। ठीक है, तो ये जो हाई प्रेशर लिक्विड है, एक्सपेंशन वाल क्या करता है, इसे लो प्रेशर लिक्विड में बदल देता है। यहाँ पे हमारा वेपोरेटर लगा रहता है, ये हीट एब्जॉर्प्शन का काम करता है। क्या करता है कि जो फ्रिज के अंदर की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना। जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो लो प्रेशर लिक्विड है हमारा लो प्रेशर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह से ये कंप्रेसर फिर से उसको हाई प्रेशर में बदलेगा, कंडेंसर में
हीट रिजेक्शन होगा, हाई प्रेशर हमारा जो है वेपर से ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड को जो एक्सपेंशन वाल जो है लो प्रेशर में कन्वर्ट करेगा, और ये फिर से हीट एब्जॉर्प्शन होगा। हीट एब्जॉर्प्शन ये फ्रिज के अंदर वाला पार्ट होगा, फ्रिज के अंदर की जो हीट होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इस तरह से हमारा फ्रिज ठंडा हो जाता है। फ्रिज के अंदर अंदर जो है एटमोसफेयर ठंडा हो जाता है ना। हीट को एब्जॉर्ब करने से लिक्विड जो फेस था हमारा, लो प्रेशर लिक्विड था, उसे लो प्रेशर वेपर में कन्वर्ट कर देता। तो आइए अब इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर में शीतलन कैसे होता है? हाउ डज कूलिंग टेक प्लेस इन रेफ्रिजरेशन? रेफ्रिजरेशन में शीतलन कैसे होगा? जब हीट का एब्जॉर्बेशन होगा, है ना। तो जो फ्रिज के अंदर की जो हीट होगी उसको एब्जॉर्ब करता है। कब कर रहा है, किस में कर रहा है? वेपोरेटर में, वेपोरेटर में, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बाय वेपोरेटर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, है ना। लिक्विड था, उसको जो हीट एब्जॉर्प्शन हुआ वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। सडन एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेसर, एक्सपेंशन होने से सिर्फ उसका जो है हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर में चेंज हो जा रहा है लिक्विड हमारा। आइस स्टोन में हो जाएगा, नॉट दिस। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बाय वेपोरेशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, अस्थिर तरल के वाष्पीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, which type of reaction produce the most harmful radiation? किस प्रकार की प्रतिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण उत्पन्न होता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिजन रिएक्शन, विखंडन प्रतिक्रिया में। इसमें क्या होता है कि जो उच्च ऊर्जा की गामा गामा किरणों के गामा किरणों का उत्सर्जन होता है होने के कारण, ठीक है, इसलिए जो है हानिकारक होती है। अच्छा देखिए फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन कहाँ पे होता है? ये होता है सूर्य में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बार इज इक्वल टू, एक बार इसके बराबर होता है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट, 10⁵ पास्कल। अगर चीज एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना होता है? 1.01325 10⁵ पास्कल, ठीक है। पास्कल एक ऐसा यूनिट है, इसको भी याद रखें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज इक्वलेंट टू 1 हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट्स के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट। देखिए वाट भी यहाँ पे हमारी एसआई यूनिटी है। इसी को घुमा के भी लिख सकता है 0.476 किलो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है, या एक और तरीके से लिख सकता है 746 × 10⁻³ किलोवाट्स। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियरसाइटेडनेस कैन बी करेक्टेड इन द ह्यूमन आई, मानव आँख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। देखिए जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
इसको याद कैसे रखें, निकट दृष्टि दोष, इसकी जो सेंटर लाइन गई है ये दोनों ही कर्वेचर एक दूसरे के निकट है ना, और इसमें जो है दूर दूर है, तो इससे याद रख सकते हैं ये निकट दृष्टि दोष में यूज होगा। और ये दूर दृष्टि दोष में यूज होगा, दृष्टि दोष में यूज होगा। ठीक है, अब एक और चीज है, निकट दृष्टि दोष रोग को क्या कहा जाता है, मायोपिया, MY मायोपिया। और दूर दृष्टि रोग को क्या कहा जाता है, हाइपरोपिया, हाइपरोपिया। ठीक है, तो इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, बाय यूजिंग करेक्ट कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसको यूज करते हैं कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉन, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस, सही अवतल लेंस का उपयोग करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is used in MRI मशीन, MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, साउंड वेव का, एक्सरे का, अल्ट्रासोनिक का या मैग्नेटिक वेव का। देखिए MRI की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस, रेजोनेंस इमेजिंग। देखिए मैग्नेट का यूज हो रहा था ना, मैग्नेटिक वेव्स, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, how would the sky appear in the absence of earth atmosphere, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में, है ना, आकाश कैसा दिखाई देगा, आकाश दिखाई देगा काला। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि स्कैटरिंग नहीं हो पाई है, न होने के कारण। अब यही वायुमंडल होता, वायुमंडल होता तो स्कैटरिंग की प्रक्रिया हो पाती। तो हमारा वायुमंडल कैसा दिखाई देता, नीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, on what principle does the transformer work, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है वो फेराडे, फेराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, म्यूचुअल इंडक्शन, पारस्परिक प्रेरण। इन्वर्टर जो है हमारे डीसी को एसी में बदलता है। ठीक है, जनरेटर क्या करता है, जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऊर्जा में बदलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of electric current flowing between the two endpoints of conductor is proportional to potential difference between them। क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू द्वारा वी प्रोपोर्शनल टू आई। किसी चालक के दो अंतिम बिंदुओं के बीच प्रवाहित धारा का मान उसके बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर धारा जो है विभवांतर के समानुपाती है ना, इसको समानुपाती सिंबल घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आर आई, है ना। तो ये किसका नियम है, ये है ओम्स का नियम, ओम्स लॉ, है ना। आर क्या है, आर है रेजिस्टेंस। आर क्या है हमारी रेजिस्टेंस। आवोगाद्रो का नियम क्या है, आवोगाद्रो का नियम कहता है कि समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी। ठीक है, फैराडे का नियम अभी अभी हमने पढ़ा। रोल्ट का नियम क्या कहता है, ठीक है, रोल्ट का आप सीधे सीधे लिखिए, पी क्या है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट गुणा उसके सॉल्वेंट के आंशिक प्रेशर के, है ना, यानी कि यहाँ पे वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और उस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के गुणनफल के बराबर होगा। ये रोल्ट का नियम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल कैन बी एट रूम टेम्परेचर। धातु कमरे के तापमान पर हो सकते, केवल सॉलिड, केवल लिक्विड, ओनली लिक्विड, केवल तरल नहीं, इसको यहाँ से हटा दूँ ना, ओनली सॉलिड नहीं, सॉलिड और लिक्विड, हाँ जी, सॉलिड में भी हो सकते, लिक्विड में। देखिए मेटल तो सारे हमारे सॉलिड में होते हैं, लेकिन एक मेटल ऐसा भी है जो तरल अवस्था में रहता है, वो है मरकरी, है ना। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ये जो है लिक्विड अवस्था में रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड फ्रॉम। विद्युत चुंबक किससे बना होता है सॉफ्ट आयरन से, मुलायम लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफायर्स आर यूज टू कन्वर्ट इन। रेक्टिफायर का उपयोग किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है,
रेक्टिफायर का यूज जो होता है वो एसी को डीसी में बदलने के लिए होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो डीसी को एसी में कौन बदलता है, वो है इन्वर्टर। इन्वर्टर। और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कौन बदलता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में क्या कौन बदलता है, कम वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में कौन बदलेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसी को हाई वोल्टेज की बजाय ये कह सकता है कि लो करंट टू हाई करंट में कौन बदलता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसकी जगह कह सकता है कि वो हाई करंट लो करंट कौन बदलता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when two resistor R1 and R2 connect in series, what will be the equivalent resistance। जब रेजिस्टेंस में सीरीज में जुड़े रहते हैं तो उन्हें R1 प्लस R2 प्लस से जोड़ दिया जाता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, R1 प्लस R2। लेकिन यहीं पर सीरीज के बजाय वो पैरेलल का इस्तेमाल कर लेता है ना, समानांतर श्रृंखला में जोड़ने हो जाए, वो समानांतर जोड़े हैं, तब तब ये इन्वर्सली करके जोड़ते हैं, R1 प्लस R2। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, R2 प्लस R1 इंटू R2। इसको हम उल्टा कर दें, ये R2 बटा R1 प्लस R2 हो जाता है, ये हमारा पैरेलल के केस में होगा, समानांतर केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेजिस्टेंस इन मेगा ओम। ठीक है, और वायर whose length is 10 meter, लेंथ दी है 10 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, and the resistivity of the material of which the wire is made is 10 ohm meter। रेजिस्टिविटी कितनी दी है, 100 ओम मीटर। एक तार का प्रतिरोध मेगा ओम में ज्ञात करें जिसकी लंबाई 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर। क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सामग्री से यह तार बना है, उसकी प्रतिरोधकता 100 ओम मीटर है, ये हो गया। तो रेजिस्टेंस निकालना, फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस निकालना, रो एल अपॉन ए। ठीक है, हम वैल्यूज रख देंगे, 100 ओम, एल 10 मीटर, एरिया। देखिए सारी चीज़ें ये मीटर के साथ हैं, इसको भी हमें मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालना, तो इसको इधर ले -2 मीटर, है ना। और लेकिन ये स्क्वायर में है तो डबल हो जाएगा 1 मीटर। इसको कितना लिखेंगे, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। 10⁻3, और ये माइनस ऊपर में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा तो ये इसमें जुड़ जाएगा। टोटल कितना, 10⁻7 निकालना है मेगा में। मेगा में होता है 1 मेगा मतलब 10⁻6। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं मेगा 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, greenhouse effect is mainly caused by the increase of the atmosphere। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, जिसको CO2 लिखते हैं, है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा ऐसे टेम्परेचर बढ़ेगा एटमोसफियर का। ठीक है, एटमोसफियर टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ये कितना है, 0.04% है एटमोसफियर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड अर्थक्वेक इज। भूकंप को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है सीस्मोग्राफ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एग्रोग्राफ जो है मांसपेशी की ताकत मेजर करने का काम आता है। थर्मोग्राफ टेम्परेचर मेजर करने का काम आता है। नेक्स्ट, स्टूडेंट यहाँ पर हमारे फिजिक्स के 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इस तरह के हमने 3 लेक्चर लिए हैं फिजिक्स के, टोटल हो गए 60 क्वेश्चन। अब हम अगली सीरीज शुरू करेंगे केमिस्ट्री की, इसके भी हम 60 क्वेश्चन करेंगे। हर वीडियो में हम 20-20 क्वेश्चन लेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।